चलिए, तो क्या देख रहे थे हम लोग? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का महान्यायवादी, आर्टिकल 76, अनुच्छेद 76। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एजीआई क्या होता है? एजीआई भारत सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी है ना। इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। भारत सरकार के लिए सबसे बड़ा विधि अधिकारी, क्योंकि कानून के विषय पर यदि सरकार का कहीं कोई मसला होता है तो सरकार को सलाह देने का काम इसी के द्वारा किया जाता है। सरकार को एडवाइस यही करता है, मसला चाहे कोई भी हो, एडवाइस इसके माध्यम से ही होता है। तो आप देखेंगे कि जो एडवाइस होता है ना महान्यायवादी का, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, कहीं पर भी सरकार का अगर कोई केस चल रहा है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पर कोई केस हुआ है, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट में हुआ है चाहे वो हाई कोर्ट में हुआ है, तो किसी भी लेवल पर यदि सरकार पे कोई केस हुआ है तो इस केस की हियरिंग जो है, इस केस को कौन हियरिंग जो करवाएगा वो करवाएगा महान्यायवादी। मतलब सरकार का पक्ष रखने के लिए कोर्ट में जाता है। तो इसका मतलब यह भी हुआ कि सर्वोच्च विधि अधिकारी तो यह है ही, इसके साथ साथ ये सरकार का वकील भी है ना, ये सरकार का लॉयर भी है। सरकार का कोई मसला कहीं होता है तो केस लड़ने के लिए ये जाता है। ठीक है, लिखेंगे थोड़ा सा महान्यायवादी के संबंध में। लिखेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का वकील होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द एडवोकेट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो भारत सरकार का क्या होता है? वर्तमान में कौन है जी भारत सरकार के एजीआई? आर वेंकट रमन। और आप क्या कर रहे हैं? आर वेंकट रमन, है ना। यही है अभी वर्तमान में, है ना, भारत सरकार के एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इनका काम क्या है? इनका काम है भारत सरकार के लिए केस लड़ना, है ना। भारत सरकार के लिए केस लड़ते हैं और भारत सरकार को कानूनी मुद्दे पर सलाह देते हैं। यही इनका बेसिकली काम है। लिखेंगे थोड़ा सा और कहेंगे कि यह भारत सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार भी होते हैं। He was also a chief legal advisor of Indian government. He was also a chief legal advisor of the government. ठीक है, he advised the union government. He advised the union government. He advised the union government on all legal matters. यह
विधि के सभी विषयों पर, यह विधि के सभी विषयों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है। यह विधि के सभी विषयों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है। ओके, विधि के सभी विषयों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है। क्लियर है? नेक्स्ट, यह विधि के सभी विषयों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है। आगे लिखेंगे सीजीआई, सीजीआई नहीं, एजीआई, एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। एजीआई इज द इक्विवेलेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। महान्यायवादी सर्वोच्च न्यायालय के जजों के समान होता है। सर्वोच्च न्यायालय के जजों के समान होता है। ओके, तो अब देखिए इनका जो अपॉइंटमेंट होता है, जो इनकी नियुक्तियां होती हैं, वो नियुक्ति कैसे होता है, और हमने क्यों कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होते हैं? क्योंकि एजीआई बनने के लिए जो क्वालिटी संविधान में निश्चित किया गया है, वो क्वालिटी ये है कि जिसके में सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता होगी, जो आदमी सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के काबिल होगा, वही आदमी भारत सरकार का महान्यायवादी बन सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की जो योग्यता होनी चाहिए, वो योग्यता महान्यायवादी के पास भी होनी चाहिए। इसलिए हमने कहा कि जो एजीआई होता है वो लगभग समान होता है किसके? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज के। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट अ पर्सन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया appoints a person who is qualified for the, President of India appoints a person who is qualified for the, who is qualified for the post of Supreme Court judges, who is qualified for the post of Supreme Court judges। भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति महान न्यायवादी के पद पर, भारत के राष्ट्रपति महान न्यायवादी के पद पर उसे ही नियुक्त करते हैं, उसे ही नियुक्त करते हैं जिसमें जिसमें सर्वोच्च न्यायालय में जज बनने की योग्यता हो, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय में जज बनने की योग्यता हो। ठीक है, तो जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता होती है उसे ही नियुक्त किया जाता है। ओके, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया is appointed by the President. Attorney General of India is appointed by the President on the advice of the, on the advice of the central government। केंद्र सरकार के सलाह पर, केंद्र सरकार के सलाह पर
राष्ट्रपति केंद्र सरकार के सलाह पर राष्ट्रपति केंद्र सरकार के सलाह पर राष्ट्रपति महान्यायवादी को नियुक्त करते हैं। मतलब किसी को अपने मर्जी से नहीं नियुक्त कर देंगे, नियुक्त करने का पावर तो है उनके पास, लेकिन नियुक्त उसी को करेंगे जिसको सरकार कहेगी कि इस आदमी को कर दीजिए। और हालांकि ये देखा जाएगा कि उस आदमी में सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का योग्यता है अथवा नहीं। ठीक है। तो अब इनके लिए जो क्वालिटी है वो क्या है, तो लिखेंगे फर्स्ट क्वालिटी लिखेंगे, ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन। ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन, से भारत का नागरिक होना चाहिए। ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन, से भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, he must have either completed 5 years in high court, 5 years in high court of any Indian state, high court of any Indian state as a judge, or 10 years in high court as an advocate, 10 years in high court as a advocate। ठीक है। मतलब क्या है कि एक तो भारत का नागरिक होना ही चाहिए, दूसरी जो मुख्य योग्यता है वो ये है कि इसे भारत के किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश होना चाहिए। इसे भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश होना चाहिए। 5 वर्ष तक न्यायाधीश होना चाहिए, यानी कि जज होना चाहिए। से भारत के किसी भी राज्य में उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश होना चाहिए, अथवा 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में वकील होना चाहिए, अथवा 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में वकील होना चाहिए। ठीक है। या तो 10 वर्ष तक क्या हो, वकील हो देश के किसी भी हाई कोर्ट में, या फिर 10 वर्ष ये आपको 5 वर्ष तक जज हो देश के किसी भी हाई कोर्ट में। क्लियर है। तो ये क्वालिटी इसके अंदर में होना चाहिए। 5 years जज इसको होना चाहिए इन एनी हाई कोर्ट, है ना, और 10 years जो है वो इसको एडवोकेट रहना है किसी भी उच्च न्यायालय में। सरकारी हो, और अगर सरकारी नहीं भी है तो बहुत बड़ा नामी हो, बहुत ज्यादा उसका नाम हुआ हो, केस वेस में काम किया हो। अगर ऐसी भी और उसके पास योग्यता है कि गवर्नमेंट का नहीं है लेकिन फिर भी लीगली तौर पे बहुत ज्यादा प्रख्यात है, तो ऐसे में भी सरकार उसको हायर कर सकती है, लेकिन ये एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास। हाँ, आप सिविल से हो, आप क्रिमिनल से हो, कहीं से भी हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, एक क्वालिटी और है, लिख लेंगे कि राष्ट्रपति के नजर में प्रख्यात विधि विशेषज्ञ हो। राष्ट्रपति के नजर में प्रख्यात विधि विशेषज्ञ हो। He may be an eminent jurist. He may be
एन इमिनेंट जूरिस्ट टू इन द आई ऑफ द प्रेसिडेंट, इन द आई ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के नजर में विधि का जानकार हो या प्रख्यात, मतलब ऐसा भी हो कि अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा नाम कमा चुका है कानून के क्षेत्र में, तो ऐसे व्यक्ति को भी सरकार बना सकती है ना। और ऐसा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जज ही बन सकता है। अब ये ध्यान रखेंगे कि जो 3 क्वालिटी जो आपने लिखे हैं, ये तीनों क्वालिटी सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए भी चाहिए। इसलिए हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट होता है महान्यायवादी। जितना उसके पास योग्यता होती है, वो योग्यता इसके पास भी होती है, और ऐसे ही आदमी को बनाया जाता है। क्योंकि अगर ऐसे आदमी को नहीं बनाया जाएगा तो सरकार अपना वकील न रख रही है जी, और कोनो उल जुलूल को उठा के बना दी तो क्या होगा, वो जाके सुप्रीम कोर्ट में सब केसवे हार जाएगा। तो जब सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने बहस करने के लिए जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर का योग्यता रखने वाला व्यक्ति, तो जज भी थोड़ा सहमेगा कि भाई सामने जो बहस करना है वो इक्विवेलेंट है हमारे ज्ञान के मामले में, अनुभव के मामले में। तो इसलिए सरकार ये रखती है कि हम एजीआई उसी को नियुक्त करेंगे, ये संविधान में भी लिखा हुआ है कि एजीआई उसी को नियुक्त करना है जिसको सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता हो। सुप्रीम कोर्ट में जिसके पास जज बनने की योग्यता है उसको ही ये पद दिया जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए, क्या बैठेगा सदन में? दोनों सदन में बैठ सकता है। मंत्रियों के बराबर इसके पास पावर होते हैं, और जितनी सुविधा मंत्रियों को होती है वो सारी सुविधा इसको मिलती है। लेकिन ध्यान रहे कि एजीआई को कोई वेतन नहीं मिलता है, रुपया 1 रुपया इनको नहीं मिलता है, सरकार 1 रुपया भी इनको नहीं देती है, मतलब वेतन इनको नहीं मिलता है। इनको अलाउंसेस मिलता है, सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन वेतन नहीं मिलता है। रीजन, इनको वेतन क्यों नहीं देते हैं? इनको वेतन इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि इनको प्राइवेट प्रैक्टिस का ये है, ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब सरकार का तो ये वकील है ही, लेकिन सरकार के वकील होते हुए ये अन्य किसी के भी मामले को लड़ सकते हैं, तो इनके कमाने का द्वार बंद नहीं किया जाता है। इसलिए सरकार इनको पेमेंट नहीं देती है। जो कहती है आप दूसरा का केस लड़िए, कोई दिक्कत नहीं हमको, लेकिन हाँ, ये ऐसा कोई केस नहीं लड़ सकते हैं जिस केस में सरकार के खिलाफ लड़ना हो। कि अब सरकार के वकील होकर सरकार के खिलाफ कैसे लड़ेंगे? तो इसलिए सरकार इनको छूट देती है कि आप लड़िए, जो केस आपको लड़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा कोई केस मत लड़िएगा जो हमारे खिलाफ, क्योंकि आप तो हमारे ही वकील हैं, तो ऐसा कोई मामला बनेगा तो आपको हमारे लिए लड़ना होगा। तो इसलिए इनको प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति होती है। तो वेतन तो इनको भले नहीं मिलता, लेकिन इनको आवास मिलता है, इनको बॉडीगार्ड्स मिलते हैं। जितना किसी का पेमेंट होगा उससे ज्यादा खर्चा तो इनके बॉडीगार्ड पर हो जाता है ना, जो इनके जवान दिए जाते हैं, है ना। YZ कैटेगरी की सुरक्षा होती है इन लोगों को। तो इतनी बड़ी सुरक्षा जब होती है तो आप समझिए कि 5 लाख से ज्यादा खर्चा तो सुरक्षा पर आ जाता है। तो वेतन इनको नहीं मिलता है। ध्यान रखना है कि एजीआई के पद पे काम करने वाले व्यक्ति को वेतन नहीं मिलता है, बाकी सुख सुविधा जो है वो पूरा मिलता है। सुख सुविधा में कोई कमी नहीं होती है। क्या? कोई टाइम पीरियड नहीं, जब तक सरकार को मन करे तब तक सरकार रखेगी। आज ही सरकार को मन किया कि लगा कि नहीं, ये आदमी हमको केस नहीं जीता रहा है, तो कहला बिठा कर रखेगी आपको। जिस दिन सरकार को लगेगा सरकार विदाई कर देगी ना। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं ना। इसका मतलब हुआ कि प्लेजर अनप्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक। तो राष्ट्रपति चाहेंगे इसका मतलब क्या हुआ? प्रधानमंत्री चाहेंगे। प्रधानमंत्री जब तक चाहेंगे तब तक ये रहेंगे। प्रधानमंत्री जिस दिन कह दिए कि नहीं अब इनकी आवश्यकता नहीं है, बस बात खत्म हो जाएगी, है ना। प्रोसीड। चलिए लिख लेंगे टर्म, कार्यकाल, टर्म कार्यकाल लिख लेंगे कि देयर इज नो फिक्स टर्म फॉर द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देयर इज नो फिक्स टर्म
फॉर द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के महान्यायवादी के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। भारत के महान्यायवादी के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। भारत के महान्यायवादी के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। ठीक है, भारत के महान्यायवादी के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। तो ये निश्चित कार्यकाल क्यों नहीं है जी? कोई निश्चित कार्यकाल इसलिए नहीं है क्योंकि ये राष्ट्रपति के इच्छा पर्यंत पद धारण करते हैं, है ना। राष्ट्रपति की इच्छा जब तक रहेगी तब तक ये पद धारण करेंगे, अन्यथा पद धारण नहीं करेंगे, उसी वक्त इनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, लिख लेंगे। He can be removed by the president at any time. He can be removed by the president at any time. राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें किसी भी समय हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें किसी भी समय हटाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति जब मन तब कह देगा कि हो गया अब आपका विदाई निश्चित। ठीक है, नेक्स्ट, he can quit he can quit by submitting his resignation. He can quit by submitting his resignation only to the president. Only to the president, है ना। यह राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना इस्तीफा दे सकता है। यह राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना इस्तीफा दे सकता है। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति यदि इसको कभी भी हटा सकते हैं तो इसके पास भी अधिकार है कि ये भी जब मर्जी तब अपना इस्तीफा दे दे। भी कह देगा कि भाई अब हमको काम करने का मन नहीं है, हमारी मर्जी नहीं है, तो हम अब अभी काम नहीं करेंगे। तो ये भी कर सकता है। ऑल्सो हैव पावर, है ना, इसके पास ये शक्ति है। ओके, नेक्स्ट आगे लिखेंगे कि सिंस ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, सिंस ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट on the advice of union government, ठीक है, जैसे इनकी नियुक्ति संघ सरकार के सिफारिश पर होती है, इनकी नियुक्ति संघ सरकार के सिफारिश पर होती है, उसी प्रकार से किसी भी समय इसे वापस भी लिया जा सकता है। उसी प्रकार से इसे किसी भी समय वापस भी लिया जा सकता है। ठीक है, अब एक चीज और यहीं पे देख समझ लीजिए कि यूनियन गवर्नमेंट इनको अपॉइंट कर रही है ना। यूनियन गवर्नमेंट जो है इनको अपॉइंट कर रही है, तो बहुत बार होता है कि सरकार ही भंग हो जाती है, सरकार ही डिसॉल्व हो जाती होता है ना। तब सरकार ने नियुक्त किया है और सरकार ही भंग हो गई, तब इनका क्या होगा? तो ये स्वतः हट जाएंगे। फिर जैसे सरकार खत्म होगी अपने आप इनका पद खत्म हो जाएगा। इसका रीजन ये है कि अब जो दूसरी सरकार आएगी वो इनको एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि अब आपका वकील आपका दुश्मन हायर करेगा नहीं करेगा। तो
इससे यही होता है, अब जो विपक्ष में जो है लोग हैं, तो वो लोग तो बहुत सारी चीज का विरोध करते होंगे और सरकार उसका समर्थन करती होगी। तो सरकार जिन चीज का समर्थन करती है उसी चीज का समर्थन एजीआई भी करता है कोर्ट में। तो अब बाद में कहीं अगर विपक्ष का सरकार बन गया तो जिस चीज का एजीआई समर्थन किया है, अब सरकार कहेगी कि उसको हटाओ, क्योंकि अब नई दूसरी सरकार आ गई ना, विपक्ष वाले आ गए, तो विपक्ष वाले तो कहेंगे हटाओ, तो ऐसे में उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए ये एक नियम भी है कि जैसे ही सरकार बदलती है एजीआई बदल जाता है। हर लोग अपने अपनी मर्जी से अपना एजीआई रखते हैं। ये सेंटर में एजीआई होता है ना, और ऐसे ही स्टेट में भी होता है ना। उसको कहते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। यह है अटॉर्नी जनरल और वह है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, राज्य का महाधिवक्ता। ये 76 में है। और राज्य के महाधिवक्ता को आप पढ़िएगा तो मिलेगा आर्टिकल 165 में, है ना, जहां पर राज्य के महाधिवक्ता की बात है। तो राज्य में भी ऐसा होता है, केंद्र में भी होता है, दोनों जगह ये चीजें चलती हैं। ठीक है, सिमिलरली। क्लियर है? चलिए, तो यहां तक में इस बात को आपको ध्यान रखना है। हाँ हाँ नहीं। जब ऑलरेडी वो एक पद पे बैठा हुआ है और सरकार का आदमी है, सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगी नहीं। सरकार, सुप्रीम कोर्ट खुद ही सतर्क रहेगा कि तो सरकार का वकील है, अगर इसमें आ गया सिस्टम में तो और मामला गड़बड़ कर देगा। वैसे व्यक्ति के लिए यहाँ पर सिफारिश नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए रिकमेंडेशन जो कॉलेजियम करती है वो हाई कोर्ट के जजों की करती है। जो हाई कोर्ट में जज हैं उन्हीं का करती है, या फिर जो बहुत वकील हैं नामी हाई कोर्ट के अंदर में उनको करती है। जो भारत सरकार के लिए एजीआई का काम कर रहा है उसको रिकमेंड नहीं कर सकती है। नेक्स्ट, तो यहां पर इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मतलब कि इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है ना, इसको राष्ट्रपति हटा सकता है और यह स्वयं भी चाहे तो इस्तीफा देके हट सकता है। और जैसे ही सरकार हटेगी, सरकार खत्म होगी, इसका पद भी खत्म हो जाएगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो इस चीज को जो है सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, तो महान्यायवादी का मुख्य तौर पे यही भूमिका होता है। और अभी मैंने आपको कहा था भी कि इनको किसी प्रकार का कोई पेमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती है, इनको केवल सुविधा मिलता है ना। हाँ, और एक इनके पास पावर है जो यूनिक पावर है, जो मंत्रियों के जैसा इनके पास पावर है कि ये संसद की कार्यवाही में, लोकसभा राज्यसभा कहीं पे भी जाके बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, बहस कर सकते हैं, बस केवल मतदान नहीं करेंगे। वोटिंग करने का पावर इनके पास नहीं है, क्योंकि कहीं के मेंबर नहीं है। तो चूंकि मेंबर नहीं है तो वोट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन चर्चा में भाग ले सकते हैं। अगर किसी मुद्दे पे चर्चा हो रही है तो ये किसी भी हाउस में, दोनों हाउस इनके लिए ओपन है, ये लोकसभा भी जा सकते हैं, ये राज्यसभा भी जा सकते हैं। ऐसा सुविधा सिर्फ मंत्रियों को होता है, मिनिस्टर को होता है कि मिनिस्टर चाहे किसी भी हाउस का हो, है ना, वो अब जैसे आप देखते हैं कि गृह मंत्री जो हमारे हैं, है ना, या प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री तो राज्यसभा से हैं, लेकिन आप देखें कि वो लोकसभा आती हैं, निर्मला सीतारमण। वैसे गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा से हैं, लोकसभा सांसद हैं, लेकिन राज्यसभा में जाते हैं। प्रधानमंत्री राज्यसभा में जाते हैं। विदेश मंत्री हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं, जयशंकर साहब, लेकिन लोकसभा आते हैं। तो मंत्री को ही ये छूट होता है कि वो दोनों सदन में जा सकता है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, मंत्री जा तो सकता है, बहस कर सकता है, चर्चा कर सकता है, लेकिन मतदान वो वही करेगा जहां का वो मेंबर है। मतलब होम मिनिस्टर साहब जो है वो राज्यसभा में जा सकते हैं, जाके बहस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वोटिंग नहीं करेंगे। यहाँ वोटिंग वो अपने हाउस में ही करेंगे जहां के वो मेंबर है। ठीक है, वैसे ही अगर यहाँ से एस जयशंकर साहब जो विदेश मंत्री हैं वो लोकसभा आके बहस कर सकते हैं, है ना, सवालों के जवाब दे सकते हैं,
लेकिन वोटिंग की बात आएगी तो यहाँ पे वोटिंग नहीं, वोटिंग अपने हाउस में ही करेंगे, है ना। तो जो मंत्री जिस सदन का सदस्य होता है वोटिंग वो उसी में करता है, लेकिन उसके पास ये अधिकार है कि वो दूसरे सदन में भी जा सकता है। ये सिर्फ मंत्रियों के पास होता है। बाकी जो सांसद है, अगर कोई लोकसभा सांसद है तो इसको नहीं कि आज मन किया तो राज्यसभा में चल के बैठ जाते हैं, ये नहीं होगा। या राज्यसभा वाले को मन किया कि चल चल के आज लोकसभा में बैठ जाते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या हो रहा है वहां, ये नहीं हो सकता है। जो लोकसभा के लिए निर्वाचित हैं वो लोकसभा में रहेंगे सांसद, जो राज्यसभा के लिए निर्वाचित हैं वो राज्यसभा में रहेंगे। हाँ, अगर कंबाइंड सेशन कभी हुआ तब दोनों साथ बैठ सकते हैं, अगर कंबाइंड सेशन नहीं हुआ तो दोनों अलग अलग, है ना। अब जैसे आपका एक मॉर्निंग बैच है, इवनिंग बैच, तो मॉर्निंग में तो मॉर्निंग में है, जो इवनिंग में तो इवनिंग में है, थोड़ी ना इवनिंग वाला मॉर्निंग में आ जाएगा, मॉर्निंग वाला इवनिंग में चल जाएगा, तो फिर प्रबंधन देखेगी, है ना। तो क्या कह देगी कि नहीं भाई ये नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ, कभी कभी जब प्रबंधन स्वयं ही कोई ऐसा टॉपिक चल रहा है जो सिमिलर टॉपिक है तो चाहेगी तो मर्ज कर देगी, संयुक्त सदन हो गया वो। बाकी जिसका जो टाइम है, जो बैच है, वो उसी में आएगा। तो जो लोकसभा के लिए निर्वाचित है वो लोकसभा जाता है, जो राज्यसभा के लिए निर्वाचित है वो राज्यसभा जाता है। दोनों में से कोई एक दूसरे के हाउस में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। तो उसको यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि क्या स्थिति है, ठीक है, समझ में आई बात। लेकिन उसके पास एक मंत्रियों के अलावा एक एक्सेप्शन है, और वो कौन है, तो वो है महान्यायवादी, जो दोनों हाउस में जा सकता है, बैठ सकता है, बोल सकता है, बहस कर सकता है, लेकिन हाँ वोट नहीं करेगा। वोट तो वो वहीं करेगा जहां का वो मेंबर है। इज दैट क्लियर, समझ बात। चलिए आगे बढ़िए। आर्टिकल 77, अनुच्छेद 77। आर्टिकल 77, तो आर्टिकल 77 क्या कहता है जी, देंगे कि ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, all executive action of the government of India shall be expressed to be taken in the name of the president, to be taken in the name of the president। भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। ठीक है, मतलब जो भी काम होगा, है ना, वो क्या होगा, इस राष्ट्रपति के माध्यम से ही होगा, राष्ट्रपति के नाम से होगा। कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो राष्ट्रपति के नाम से नहीं होगा, है ना। इसलिए इसको कहते हैं भारत सरकार के कार्यों का संचालन। तो भारत सरकार के कार्यों का संचालन जो होता है वो सब कुछ राष्ट्रपति के नाम से ही होता है, ठीक है। राष्ट्रपति के नाम से ही कोई ऑर्डर आएगा, राष्ट्रपति के नाम से ही कोई भी आदेश पारित किया जाएगा। केंद्र के द्वारा कुछ भी अगर होगा तो सब कैसे होगा, राष्ट्रपति के नाम के माध्यम से होगा, राष्ट्रपति के द्वारा होता हुआ दिखेगा। ओके, नेक्स्ट आगे आइए। आर्टिकल 78, आर्टिकल 78, अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 क्या है, देखेंगे। अनुच्छेद 78 कहता है राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री का कर्तव्य। राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री का कर्तव्य। ठीक है,
राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री का कर्तव्य। ठीक है, तो आर्टिकल 78 में प्राइम मिनिस्टर का ड्यूटी है फॉर प्रेसिडेंट, ना, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है राष्ट्रपति के लिए कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रति क्या करेंगे। तो इसमें कर्तव्य यही है कि अगर प्रधानमंत्री कोई भी निर्णय लेते हैं, कुछ भी निर्णय, किसी भी प्रकार का निर्णय, तो ये उनका दायित्व बनता है, ये उनका कर्तव्य बनता है कि अपने निर्णयों से वो राष्ट्रपति को अवगत कराएं, वो राष्ट्रपति को बताएं कि हमने ये निर्णय लिया है। कोई भी निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा अगर हो रहा है तो ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि उसके बारे में राष्ट्रपति को सूचित कर दिया जाए। या फिर राष्ट्रपति यदि किसी मुद्दे पर चाहे तो प्रधानमंत्री से जानकारी मांग सकता है, वो पूछ सकता है कि इस मैटर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो कोई भी मैटर हो, कोई भी मुद्दा हो, उस मुद्दे पर राष्ट्रपति से ये जानकारी मांग सकता है कि भाई इसमें क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। क्लियर है? तो जैसे कि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, है ना, तो हो रहा था नहीं, किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं पता था, लेकिन सरकार के विश्वास पात्रों को तो पता ही था, या कैबिनेट को पता था, या यूं कहें कि राष्ट्रपति को पता था। ये मामला कोर्ट तक भी गया कि क्या राष्ट्रपति से परमिशन लिया गया था। तो नोटबंदी की घटना 2016 की थी, है ना, 8 नवंबर 2016 को घटी थी, छठ पूजा के बाद। छठ का दूसरा अर्घ हुआ था। अभी छठ पूजा की खुमारी उतरी नहीं थी किसी के ऊपर से, क्योंकि दूसरा दिन था, दूसरा अर्घ होता है, उस रात्रि का समय था। और 8 बजे रात को पमपटका माननीय प्रधानमंत्री साहब ने उन्हें कहा कि आज से 500 और 1000 किलो नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे ना। जब ये बात हुई तो ये सर्जिकल स्ट्राइक था लोगों के घरों में, है ना। जितने लोग जो गरीब बने फिर रहे थे, और खास करके घर की महिलाएं, मतलब माताएं, क्योंकि माँ लोग क्या होती हैं, वो लोग पैसा सेव करता है ना। हालांकि वो पैसा इसलिए सेव नहीं करती हैं कि उनको काम आएगा, वो अपने परिवार के, अपने फैमिली के लिए करती, अपने बच्चों के लिए करती हैं। लेकिन पिताजी लोग को मालूम नहीं रहता है कि पैसा सेव है, क्योंकि उनको पता रहता है कि अगर पता चल जाएगा तो ये आदमी वो खर्चा कर देगा। तो आपत्ति की स्थिति में, मतलब वो माँ लोगों का वो क्या होता है, आकस्मिक निधि होता है, कंटीजेंसी फंड, जो वो अपने पैसों को सेव करके रखती हैं कि ऐसा कोई परिस्थिति बन जाए। मोदी जी ने क्या किया, वो वाला पैसा निकलवा दिया, है ना। जितना लोग जो कहता था ना कि जहर खाने तक का पैसा नहीं है ना, तो अगले दिन सब लोग, अरे भाई कुछ पैसा मेरे पास भी है, कुछ 500 के नोट मेरे पास भी है, सारे 500 निकलने शुरू हो गए। तो मामला कोर्ट गया कि क्या इस बारे में राष्ट्रपति को भी सूचना थी कि नहीं। तो उस समय भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी उस समय भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा कि हमें इस बारे में सूचना थी, हमसे बातचीत हुई थी, उसके बाद ये निर्णय लिया गया था। तो 78 वही कहता है, ऐसे ही अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, तो भले किसी को पता हो ना हो, राष्ट्रपति को इस मामले के बारे में जानकारी दे दी जाती है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो कुछ भी करेंगे अगर सरकार के माध्यम से, तो राष्ट्रपति को सूचना देंगे। और अगर राष्ट्रपति को लगता है कि इस मामले में हमको जानकारी नहीं मिल रही है, तो राष्ट्रपति स्वयं आदेश दे करके प्रधानमंत्री को बुला सकता है कि आप मुझे इस बारे में बताएं कि इसमें क्या हो रहा है। वही आर्टिकल 78 बेसिक तौर पे कहता है, ठीक है, कि राष्ट्रपति के पास ये सारे अधिकार और ये सारे पावर हैं। ओके, चलिए अब आइए आर्टिकल 79। क्या राष्ट्रपति किस बात की सूचना देगा आपको? हाँ हाँ, राष्ट्रपति के पास कुछ करने का है ही नहीं, तो क्या बताएंगे वो? जिम्मेवारी तो सब उन्होंने दे के रखी हुई है ना। और घर में दादाजी हैं तो दादाजी से आप सवाल पूछने जाइएगा,
दादाजी जब सारा जिम्मेवारी पिताजी को दे दिए हैं तो पिताजी से ना पूछिएगा। अब पिताजी ने जाके दादाजी से राय लेंगे, दादाजी क्या कहेंगे? तो कहेंगे हम तो रिटायर्ड हो गए, हम तो अब का हम क्या बोलेंगे भाई, हम तुमको पावर दिए हुए हैं, तुम हमको बताओगे ना। तो राष्ट्रपति ने सारा पावर प्रधानमंत्री को दिया हुआ है, सारा करने का काम प्रधानमंत्री का है, तो सूचना भी प्रधानमंत्री देंगे। राष्ट्रपति क्या देगा? राष्ट्रपति यही कहेगा क्या रात रात में नींद अच्छा लगा था, यही कह सकता है ना राष्ट्रपति। बाकी क्या करेगा राष्ट्रपति? क्योंकि राष्ट्रपति को करना वही है जो प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का एडवाइस है ना। वो यही कह सकता है कि भाई अभी मसूरी का जो मौसम है बहुत अच्छा है, दिल्ली में ठंडी बढ़ गई है ना। क्योंकि दूसरा क्या काम है उनको? नहीं ना बोल सकते कि गरीबी में क्या कर सकते हैं, बेरोजगारी में क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो पावर नहीं उनके पास और वो अथॉरिटी नहीं उनके पास। सारी अथॉरिटी दिया हुआ है प्राइम मिनिस्टर को, इसलिए जानकारी भी देंगे प्रधानमंत्री और वही जब पूछेंगे तो उसके बारे में भी बताएंगे प्रधानमंत्री। दोनों काम प्रधानमंत्री का जिम्मेदारी बनता है, प्रधानमंत्री ये सब चीज करेंगे और कराएंगे। ओके चलिए, आर्टिकल 78 तो हो गया। 79, 79 पर जाएंगे तो यहां से हमारा शुरू हो जाएगा दूसरा चैप्टर, विधायिका, केंद्रीय विधायिका, सेंट्रल लेजिस्लेचर, है ना। तो एक हेडिंग बनाएंगे, सेंट्रल लेजिस्लेचर, केंद्रीय विधायिका। सेंट्रल लेजिस्लेचर, केंद्रीय विधायिका। ठीक है, तो केंद्रीय विधायिका कौन है? केंद्रीय विधायिका, सेंट्रल लेजिस्लेटिव। तो केंद्रीय विधायिका है संसद, है ना। पार्लियामेंट जो है वो केंद्रीय विधायिका है। तो पार्लियामेंट का चर्चा आप देखेंगे तो पार्ट 5 में ही है, आर्टिकल 79 टू 123, अनुच्छेद 79 से 123 के बीच में। ठीक है, तो आर्टिकल 79 से 123 के बीच में संसद के बारे में चर्चा है, तो अब हमें यही देखना है संसद के बारे में। ठीक है, जो आर्टिकल 79 से शुरू होता है। ठीक है, तो लिखेंगे आर्टिकल 79। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है जी? विधायिका का काम क्या होता है? कानून बनाना ना। तो कानून कौन बनाता है? हमारे लिए संसद बनाती है, इसलिए इस चैप्टर के अंदर आपको किसको देखना है? संसद को देखना है। ठीक है, तो आर्टिकल 79 क्या कहता है? आर्टिकल 79 कहता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट, संसद की स्थापना। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट, संसद की स्थापना। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट, संसद की स्थापना और संसद की संरचना। संसद की स्थापना और संसद की संरचना। ठीक है, क्लियर है? संसद की स्थापना और संसद की संरचना। तो आप देखिएगा क्या है। तो
तो संसद की जो संरचना है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर के संसद बनता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गया, संसद का संरचना हो गया, संसद का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो संसद का स्ट्रक्चर है ना, जो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इन तीनों के मिलने से संसद बनता है। इनमें से अगर कोई एक ना हो तो फिर आप समझिए कि संसद का स्ट्रक्चर फिट नहीं बैठता है, फिर संसद जो है सो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी। इसलिए संसद को सही तरीके से काम करने के लिए जरूरी है कि संसद क्या करे, अपने तीनों स्ट्रक्चर को फॉर्म करे। ठीक है, लिखेंगे कि भारत में संसद की स्थापना पहले आम चुनाव के बाद 1951-52 में हुई। भारत में संसद की स्थापना पहले आम चुनाव के बाद 1951-52 में हुई। फर्स्टली पार्लियामेंट एस्टैब्लिश्ड, फर्स्टली parliament established in India after the first election, after the first general election 1951-52। ठीक है, तो भारत में पहली बार जो संसद की स्थापना हुई वो चुनाव के बाद ही संसद बनी है ना। बाकी बिल्डिंग तो बहुत पहले बन चुका था, लेकिन संसद जो एक अस्तित्व में आई काम करने के लिए, वो कब आई, पहले आम चुनाव के बाद। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि संसद का जो निर्माण हुआ था, मतलब जो बिल्डिंग बनी थी, तो संसद की जो बिल्डिंग बनी थी उसको लुटियन ने बनवाया था, लुटियन और बेकर्ड, लुटियन और बेकर्ड ना। ये पुराना संसद भवन का बात हो रहा है, जो संसद भवन में अभी तक काम हो रहा था, अब वो रिटायर्ड हो गया, अब तो नया संसद भवन बन गया है ना। तो जो पुरानी संसद भवन है उसको लुटियन और बेकर्ड ने बनवाया था। लुटियन आर्किटेक्चर था, अब बेकर्ड इंजीनियर था। ठीक है, तो इन दोनों ने मिल करके निर्माण किए थे। इवन दिल्ली की आप जितनी पुरानी बिल्डिंग्स देखेंगे, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो बिल्डिंग है, उन सभी बिल्डिंग को बनाने का काम इन्हीं लोगों ने किया है, लुटियन या बेकर्ड ने। ठीक है, इन लोगों के द्वारा ही ये सारी चीजें की गई हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, लुटियन और बेकर्ड के द्वारा ये चीजें की गई हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि दिल्ली में अभी भी बहुत सारा लुटियन जोन है ना। आप न्यूज़ में सुनते होंगे है ना कि लुटियन जोन। हम लोग जब अपने बचपन में थे, बचपन में क्या मतलब, जब ये सब पढ़ाई नहीं हुआ था तो, लेकिन न्यूज़ देखने का आदत और न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत शुरू से था, स्कूल टाइम से। तो जब आदमी देखता था कि स्कूल में बड़े अच्छा एक प्रोसेस होता था, अभी भी होता ही होगा, कि एवरी डे हर स्टूडेंट को उस दिन का एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पढ़ना होता था। तो इससे क्या होता है कि न्यूज़ के प्रति जो लगाव है वो स्कूल ने ही पैदा कर दिया। भाई न्यूज़ आपको पढ़ना है, न्यूज़ आपको जानना है, जो कि एक अच्छी आदत होती है। और इस आदत का सिविल सर्विस में बहुत फायदा होता है। अगर आप न्यूज़ से अवेयर हैं कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, तो आप अपनी बात को ठीक तरीके से रख पाएंगे, या अपने अपने आपके अंदर जो ज्ञान है उसको आप कंपैरेटिवली तुलना करके अपने अंदर में समझ पाएंगे कि देश में जो चल रहा है किन परिस्थितियों की वजह से चल रहा है। तो न्यूज़ में एक बहुत बार चर्चा होता था कि
लुटियन जोन, लुटियन जोन की लुटियन जोन, दिल्ली का लुटियन जोन। मेरे अंदर ये बड़ा कौतूहल रहता था कि लुटियन जोन होता क्या है। पहले तो लुटियन तो लगता था कि कोई लुटेरा लोग है क्या, नेताजी लोग का तो वैसे इमेज खराब रहता है। ऐसा लगता था कि कमेंट कर रहा है सब, मतलब मीडिया वाला कमेंट कर रहा है कि लुटियन जोन, मतलब कि अब देश का इतना लुटेरा लोग है, सब लुटियन जोन में है, वही हो गया लुटियन जोन, सब लूट के बैठा हुआ है एक साथ। फिर बाद में पढ़ने के बाद समझ में आया कि भाई एकदम गलत कंसेप्ट था। लुटियन ने बनवाया था उस बिल्डिंग को, इस वजह से उसको कहते हैं लुटियन, ना कि लुटेरा सब बैठता है इसके वजह से, है ना। क्योंकि अभी भी देखेंगे आप मीडिया में, तो जब डिबेट वेट्स होता है तो उसमें मीडिया एंकर बोलते हैं कि दिल्ली का लुटियन जोन, है ना। तो अब तो क्लियर है मामला कि लुटियन जोन मतलब कि लुटियन ने जो बनवाया था। लेकिन जब क्लियर नहीं था तो लगता था कि देश के जो लुटेरे लोग हैं वो एक ही जगह पे बैठते हैं, एक ही जगह पे उनका स्थल है, वही क्या हो गया, हो गया। सोचिए तो कितना बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग था, है ना। तो लुटियन और बेकर्ड इन दो लोगों ने मिलकर के बनवाया था, ठीक है। अब आप देखेंगे कि हालांकि वर्तमान में इन लोगों ने जो बनवाया अब उसको रिटायर्ड कर दिया गया है। जिस संसद भवन में काम हो रहा था पहले या आजादी के बाद से, उस संसद भवन को अब मुक्त कर दिया गया है। अब नया संसद भवन बन गया है। तो नया संसद भवन जो है उसको टाटा कंपनी ने बनवाया है ना। नया जो संसद भवन जिसमें अब काम शुरू हो गया है उसको टाटा ने बनाया है, और टाटा के द्वारा इसको बनाया गया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ना। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है, उसी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नया संसद भवन बना है। ध्यान रखेंगे, नया संसद भवन टाटा कंपनी ने बनवाया है, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसमें कि अब काम शुरू भी हो चुका है। अब जो काम होता है वो नया संसद भवन में ही होता है। पुराना संसद भवन को मुक्त कर दिया गया, जो लुटियन ने बनवाया था, ये संसद भवन क्या हो गया, मुक्त हो गया, फ्री हो गया है ना। तो इसलिए यहां पे आप देखेंगे कि इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। अब आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि पुराना संसद भवन का क्या नाम दिया गया है। गुड, जो पुराना संसद भवन है अब ये हो गया है संविधान सदन। अब इसका नाम हो गया है संविधान सदन, कॉन्स्टिट्यूशनल हाउस। अब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल हाउस क्यों कह देते हैं, तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल हाउस इसलिए कहा गया है क्योंकि संविधान जो हमारा बना था वो पुराने संसद भवन में ही बना था। जो संविधान बना था वो पुराने संसद भवन में ही बना था। और वही लोग बाद में जब संविधान बन गया, उसके बाद 1951-52 में पहला जनरल इलेक्शन हुआ, तो जो लोग जीत करके आए वही लोग क्या हो गए, संसद में शामिल हो गए। तो पुराना संसद भवन में ही संविधान बना था दिल्ली में, ठीक है, उसके सेंट्रल हॉल में। इसलिए अब जब वो फ्री हो गया तो उसको भारत सरकार ने नाम दे दिया संविधान सदन, मतलब कि संविधान उसके अंदर में बना था और संविधान उसी के अंदर में रखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे आपको ये ध्यान रखेंगे कि लुटियन और बेकर्ड ने बनवाया था पुराना संसद भवन। नया संसद भवन टाटा कंपनी के द्वारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बना है। अब काम जो है वो नया संसद भवन में शुरू हो चुका है। पुराने संसद भवन का नाम हो गया है संविधान सदन, ठीक है। संरचना की बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिल करके संसद का निर्माण होता है, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों ने मिल करके संसद का निर्माण किया हुआ है, ठीक है। दिक्कत, चलिए अब आप देखेंगे कि राष्ट्रपति संसद में दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है ना। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है, ठीक है, किसी का भी सदस्य नहीं होता है ना। तो किसी का भी सदस्य नहीं होता है, बावजूद आप देखेंगे कि संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है,
लेकिन बावजूद ये संसद का अनिवार्य हिस्सा है, के बावजूद ये संसद का कंपल्सरी पार्ट है। तो संसद का कंपल्सरी पार्ट है, इसका क्या मतलब है? क्या है? नेता है रूल्स वगैरह से क्या? हाँ, तो नेता हो गए। अच्छा, इसलिए कंपल्सरी हो गया। और कोई? हाँ, तो वह हो गया। तो बात तो लिखा हुआ है इसमें, क्या नया बताया आपने? मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे कंपल्सरी पार्ट है, भूमिका क्या है इसका कि कंपल्सरी हो गया? इनके बिना कोई भी लॉ पास नहीं होता है, लॉ पास से ही करते हैं। हाँ, ये बात हुई। इनके परमिशन के बिना, ये इसलिए लोग ये संसद के अनिवार्य अंग हैं, क्योंकि संसद का काम होता है कानून बनाना, और जब तक इनकी सहमति नहीं होगी तब तक कोई कानून बनेगा ही नहीं। विल नेवर बिकेम एन एक्ट विदाउट प्रेसिडेंट परमिशन। ऑल द टाइम कंपल्सरी पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, बिकॉज हिज साइन इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर ये साइन नहीं किया तो मामला बिगड़ जाएगा। आप सारा संसद अपना गीत गाते रहेगी, ऐसा इन्हें नहीं करेगा। बस कोई भी विधेयक लोग पास तो कर देगा, लेकिन वो एक्ट नहीं बन पाएगा। तो इसलिए बिल बिल एक्ट तभी बनेगा जब ये अपना साइन करेगा। भाई क्या है भूमिका इसकी, क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भले ही संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, ये अपना दूर बैठल रहता है रायसीना की पहाड़ी पर, रायसीना हिल पर बना हुआ राष्ट्रपति भवन, ये वहां आराम से बैठता है, एकदम मस्ती में रहता है। इसको संसद से लोकसभा राज्यसभा में आने जाने का कोई ये नहीं, बस कभी कभी आना है। एक तो प्रत्येक साल के पहले सेशन के पहले दिन को संबोधित कर देता है, उसके बाद जिस वर्ष चुनाव होता है उस वर्ष चुनाव जीतने के बाद जो पार्टी जीतती है आकर के संबोधित करके चला जाता है। बाकी इसको संसद से कोई खास ये नहीं है। लेकिन संसद का काम राष्ट्रपति के बिना पूरा ही नहीं होता है। संसद लोकसभा राज्यसभा से बिल पास करके तो भेज देगी, दोनों जगह से पास तो हो जाएगा, लेकिन ये बिल ही रहेगा, एक्ट नहीं हो पाएगा जब तक कि राष्ट्रपति न पास कर दे। तो संसद का जो मुख्य काम है, उस मुख्य काम के पूरा होने में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। इसलिए राष्ट्रपति क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। इसलिए कंपल्सरी पार्ट संसद का हो जाएगा। क्लियर है? तो राष्ट्रपति के सहमति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है। समझ गए? चलिए अब देखिए, तो ये तो कंपोजिशन है। अब जो कंपोजिशन वाले लोग हैं वो किस प्रकार से सिस्टम को ये करते हैं, ये देखिए। अब राज्यसभा और लोकसभा, तो 79 में तो संसद की स्थापना का वर्णन है, ठीक है। 80 में लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की संरचना, लिखेंगे आर्टिकल 80, राज्यसभा की संरचना, आर्टिकल 80, स्ट्रक्चर ऑफ
राज्यसभा, स्ट्रक्चर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की संरचना। ठीक है, राज्यसभा की संरचना। तो राज्यसभा की संरचना कैसी होती है, किस प्रकार से होती है, ये आपको देखना है आर्टिकल 80 में। और फिर है आर्टिकल 81, लोकसभा की संरचना। लोकसभा की संरचना, ठीक है, लोकसभा की संरचना। अब देखिए, लोकसभा राज्यसभा दोनों का जो स्ट्रक्चर है, तो राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में लिखा हुआ है, लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81 में लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों का अलग अलग जो है वो स्ट्रक्चर काम करता है। अब आप देखेंगे कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों को तुलनात्मक देखना होगा, है ना, कंपैरेटिवली। क्योंकि आप देखेंगे कि दोनों में बहुत सारा अंतर है और दोनों में बहुत सारा सिमिलरिटी है, बहुत सारी समानताएं हैं और बहुत सारी असमानताएं हैं। इसलिए दोनों को आपको पैरेलल करके देखना होगा कि क्या है और किस प्रकार से है। तो आप राज्यसभा को देखेंगे तो राज्यसभा मुख्य तौर पे क्या होता है, इसको कहा जाता है एक अस्थाई सदन, है ना। ये क्या होता है, अस्थाई सदन होता है, परमानेंट हाउस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अस्थाई सदन, परमानेंट हाउस। और लोकसभा क्या है, अस्थाई सदन, टेम्पररी हाउस। ठीक है, क्योंकि अब ऐसा इसलिए है क्योंकि लोकसभा कभी भी भंग हो सकता है, आई कभी भंग नहीं होता है राज्यसभा। तो जो कभी भी भंग हो जाए, जो कभी भी डिसॉल्व हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे, है ना, अस्थाई सदन ही तो कहेंगे, उसको अस्थाई कैसे कहेंगे। तो वही चीज यहां पे आपको आप देख रहे हैं। कार्यकाल देखेंगे, टेन्योर, तो कार्यकाल जो होता है सामान्यतः 5 वर्ष, सामान्यतः 5 वर्ष। ये इन जनरल 5 इयर्स में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये 5 ही वर्ष का होता ही है, और ये 5 वर्ष तक चलेगा भी कि नहीं चलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। 5 वर्ष बाद तो इसका खत्म होना निश्चित है, क्योंकि चुनाव होगा 5 वर्ष के बाद, तो पूरा वैक्यूम हो जाएगा। लेकिन ये 5 वर्ष से पहले भी खत्म हो सकता है। अगर बहुमत नहीं है किसी के पास और सरकार बनने की स्थिति नहीं है, तो राष्ट्रपति क्या कर देगा, डिसॉल्व कर देगा, और डिसॉल्व करके इसको खत्म कर देगा, बंद कर देगा, है ना। तो ये चीज यहां पे आप देखेंगे कि कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे अस्थायी सदन है, कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का है। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे कि ये राज्यसभा का कार्यकाल तो ही नहीं, क्योंकि राज्यसभा तो अमर संस्था है, अभी नहीं कि अभी भंग ही नहीं होगा, तो इसका क्या कार्यकाल होगा। लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, इसके मेंबर्स का होता है कि राज्यसभा कभी खत्म ही नहीं होगा, तो जो अमर ही हो गया उसका क्या उम्र पूछा जाए, तो इसका तो अमर है ही, ये खत्म नहीं होगा कभी। लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल निश्चित है, तो जो सदस्य हैं वो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। एक बार जो राज्यसभा का सदस्य बनता है वो 6 वर्ष तक राज्यसभा का सांसद रहता है, और
प्रत्येक 2 साल पे इसके 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर्ड हो जाते हैं, है ना। वो क्या होते हैं, रिटायर होते जाते हैं। क्या, हाँ, बाकी कैसे रिटायर्ड हो जाएगा? 6 वर्ष पूरा कर करके प्रत्येक 2 साल पर लोग रिटायर्ड होते रहते हैं। हाँ, प्रत्येक 2 साल पर लोग रिटायर्ड होता रहेगा। अब है कि अभी 2 साल पर रिटायर्ड कैसे हो जाता है भाई? 6 साल का कार्यकाल पूरा किया, 2 साल पर रिटायर कैसे हो गया? तो इसके सिचुएशन को समझना पड़ेगा, तो समझ में आ जाएगा मैटर कि कैसे रिटायर करता है। देखिए, ऐसे मान लीजिए कि कोई आदमी 2014 में राज्यसभा ज्वाइन किया, ठीक है। कोई आदमी 2016 में राज्यसभा ज्वाइन किया, फिर कोई आदमी 2018 में राज्यसभा ज्वाइन किया, ठीक है। क्योंकि 2-2 साल पर 1/3 लोग रिटायर्ड हो रहे हैं और 1/3 लोग का ज्वाइनिंग भी हो रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें कि ये जब ज्वाइन किए अब 14 वाले, तो 14 वाले अब रिटायर्ड जो होंगे वो कब रिटायर्ड हो जाएंगे? 2020 में। क्योंकि 2020 में इनका हो गया 6 साल पूरा, इन रिटायर्ड हो जाएंगे। अब रिटायर्ड हुए तो फिर जितना लोग रिटायर्ड होगा उतना लोग फिर ज्वाइन करेगा, उतना लोग को फिर चुनाव करके डाल दिया जाएगा इसमें। 2016 वाले 2022 में रिटायर कर जाएंगे। अब फिर 2022 में चल जाएंगे दो लोग, मतलब जितने रिटायर हुए 2022 में फिर उनका सिलेक्शन हो जाएगा उतना का। फिर 2018 में जो लोग ज्वाइन किए हैं वो 2024 में रिटायर कर जाएंगे। अब ऐसे में अब फिर जो 2020 में ज्वाइन किया था वो 2026 में उसका 6 साल पूरा हो गया, वो रिटायर कर जाएगा। फिर 2022 में किया था वो 2028 में रिटायर कर जाएगा। फिर 2024 में जो किया वो 2030 में रिटायर कर जाएगा। समझ आई बात? अब इसमें एक समस्या दिमाग में अगर आ रही होगी तो थोड़ा नीचे जाइएगा, तो कि भाई अभी तो चलिए ऐसा हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में ये कैसे हुआ होगा? 1952 में जब राज्यसभा बनी तब ये कैसे हुआ होगा? क्योंकि तब तो सब लोग एक ही साथ ज्वाइन किए होंगे ना। अब ना है कि अलग अलग समय पे ज्वाइन कर रहे हैं तो 6 साल पूरा करके निकल रहे हैं। लेकिन जब राज्यसभा बनी होगी तब क्या हुआ होगा? तो जब राज्यसभा बनी थी उस समय लॉटरी सिस्टम रखा गया था। इस परंपरा को फिक्स कर देने के लिए 1952 में एक लॉटरी निकाला गया था, जिसके हिस्से में जो कार्यकाल आया वो अपना वो कार्यकाल पूरा किया। और उसके बाद से ही क्या हुआ कि ये ट्रेडिशन जो है सो निश्चित कर दिया गया, ठीक है, ताकि 6 साल वाला क्राइटेरिया भी बना रहे, लोग जाए 6 साल रहे और फिर 6 साल के बाद वो अपना रिटायर्ड हो जाए। क्लियर है? तो ये व्यवस्था यहां पर चलती है। तो सदस्यों का कार्यकाल होता है, ध्यान रखेंगे, सदस्यों का कार्यकाल होता है ना, सदस्यों का कार्यकाल होता है, सदन का कार्यकाल नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए, लोकसभा का अगर आपको सदस्य बनना है तो आपकी आयु 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य अगर आपको बनना है तो आपका एज क्राइटेरिया जो है वो 25 ईयर्स का है, 25 वर्ष होना चाहिए। और यदि आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपका एज जो होना चाहिए वो 30 वर्ष होना चाहिए, 30 ईयर्स। राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष, और लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 वर्ष, ठीक है। तो ये टेन्योर आपको यहां पर ध्यान रखना है कि ऐसे यहां पे चलता है। इसके अलावे आप देखेंगे तो चूंकि 25 वर्ष यहां पे है और 30 वर्ष यहां पे, इसके वजह से लोकसभा को युवाओं का सदन कहा जाता है ना, हाउस ऑफ यूथ। 5 साल में इसको कहता है हाउस ऑफ यूथ, युवाओं का सदन। इसको 30 वर्ष में कह देता है हाउस ऑफ ओल्ड एज, वृद्धों का सदन। गलो हो
क्या बात कर रहे थे? हाँ, ये इसको कहते हैं वृद्धों का सदन। रट लो का हो, तो उल्टा रखते तो ये मेरा गलती है? कंसेप्ट तुम्हारा ना क्लियर होना चाहिए जी। मैंने उल्टा लिखे चाहे सीधा लिखे, ये तो हाल हो गया कि अगर 1 से लेकर 20 तक काउंटिंग कीजिएगा तो सही गिनेंगे, अब बीच में पूछ दिएगा तो गड़बड़ा जाएंगे। ये कोई बात हुआ है? हम तो कहीं भी लिख सकते हैं। अच्छा, आपको बुक में कहीं भी लिखा हो, आपका तो कंसेप्ट तो क्लियर होना चाहिए कि राज्यसभा का क्या नियम है। लोग किया बस खाली फिगर वे पर देख रहे हैं कि फिगर वाले नेन हो गए तो ले, अभी अब लोकसभा वाला नियम राज्यसभा पर, राज्यसभा वाला पर, ये तो कहीं भी हो सकता है ना? रटना नहीं है भाई। वृद्धों का सदन, हाउस ऑफ ओल्ड एज, क्योंकि इसका मेंबर बनने के लिए 30 साल चाहिए। यहां आप देख रहे थे कि 25 साल में बन रहा था, तो ये हो गया युवाओं का सदन। कोई बात हुआ? सब हम लोग के यहाँ तो 55 साल वाला सब भी युवा रहता है ना? होता है ना, युवा नेता, युवा नेता, तो ये चीज होता है। अब देखिए, चूंकि सरकार जो है, आप देखेंगे कि सरकार जो बनता है वो लोकसभा से बनता है। सरकार जो बनता है लोकसभा से बनता है। लोकसभा में बहुमत नहीं होगा तो सरकार नहीं बनेगी। इसके वजह से इसको कहते हैं प्रथम सदन, फर्स्ट हाउस। प्रथम सदन भी कहते हैं और बहुमत का सदन भी कहते हैं। बहुमत का सदन, फर्स्ट हाउस एंड हाउस ऑफ मेजोरिटी, एंड हाउस ऑफ मेजोरिटी। ठीक है। ई क्या हो जाता है? राज्यसभा। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं द्वितीय सदन, सेकंड हाउस। कि सरकार बनने से इसका कोई मतलब खास नहीं रहता है। सरकार के बनने बिगड़ने में इसकी कोई खास भूमिका नहीं होती है। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग देखेंगे इसमें नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि और भी बहुत सारी बातें हैं। कंपेटिटिवली तुलनात्मक ही देखेंगे, तुलना करके कि क्या है और कैसे है। क्योंकि इसमें बहुत सारा बात जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये आगे आपको आर्टिकल्स में लिखे मिलेंगे, लेकिन उन आर्टिकल्स का कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, इन बातों का महत्व है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1 से लेकर के 80-82 तक के आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। उसके बाद जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट्स हैं वो केवल आपको याद रखने हैं। बाकी 1 से लेकर के 82 तक तो आपको जनरली याद रहना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और इसके आगे बात करेंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत, कोई समस्या?